प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। हुकूमत ने नए मुआशी इक़दाम उठाते हुए जो बड़ी सनतें हैं उस पर 10% के हिसाब से एक सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। उसका फौरन नतीजा तो हमने ये देखा कि आज स्टॉक मार्केट बैठ गई और एक गैर यकीनी की सूरत हाल, एक बेचैनी की सी सूरत हाल थी। इसके साथ एक नई बहस शुरू हो गई। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब बड़ी सनतों पर यह टैक्स लगेगा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही बहुत हाई है, इस पर इंडस्ट्रीज पर मजीद बोझ आएगा और वो अपना ये बर्डन जो है ये कंज्यूमर पर पास ऑन करेंगी। एक्सपोर्ट्स अलग मुतासिर होंगी और लोकल मार्केट में जो उसका जो असर है वो एक आम आदमी के ऊपर आएगा। मिसाल के तौर पर सीमेंट पर जब ये टैक्स लगेगा तो सीमेंट के महंगा होने का इम्कान है, स्टील पर टैक्स लगेगा तो स्टील पर महंगा होने का इम्कान है। कुछ माहिरीन मुआशरत का ख्याल है कि ये चूंकि प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लग रहा है और ये टैक्स इनकम पर लग रहा है, इसलिए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरह की आराम मौजूद है। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि टैक्स क्यों लगाना पड़ा, इसका क्या असर आएगा, नहीं आएगा, इसके दोनों तरह के जो पहलू हैं वो क्या है। तो ये डिबेट आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। मेरे साथ आलिया हमजा साहबा मौजूद है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। कुछ देर में मुझे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब माहिर मुआशियात और अली गौहर बलोच साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ हसन बख्शी साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सदर आबाद हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जब स्टील की इंडस्ट्री पे सुपर टैक्स लगेगा और सीमेंट पे लगेगा तो इसका असर क्या एंड कंज्यूमर पर आएगा या नहीं आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जी। देखिए, अगर से ये टैक्स लगाया हुआ है इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की इनकम पे, पर पाकिस्तान में हमेशा ये देखा गया है कि ये तमाम लोग पास ऑन कर देते हैं ये टैक्स एंड कंज्यूमर पे। ये टैक्स जब पास ऑन करने का मकसद ये है कि आपकी सीमेंट की कीमत भी बढ़ेगी, आपकी सरिये की कीमत भी बढ़ेगी, और इसी तरह जो इसके खरीदार होंगे सीमेंट और सरिये के, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि अब तो बजट आए हुए 20 दिन नहीं हुए हैं और वो बजट मंजूर नहीं हुआ, एक और टैक्स लगा दिया गया। तो फिर बजट की सैंक्टिटी क्या रही? बजट की तो कोई सैंक्टिटी नहीं रही। 1 तारीख से ही फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली की कीमत रिवाइज करने जा रहे हैं। तो किस तरह कोई कारोबारी आदमी अपना कारोबार प्लान कर सकता है इस इंस्टेबिलिटी में, और जहां पर पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि न सिर्फ इस टैक्स लगाने से आम आदमी की खरीद महंगी हो जाएगी, यानी उनको वो प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, बल्कि ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये भी अपने बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस बहाने कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है और लोगों की नौकरियों में कमी होगी, यानी लोगों को निकालेंगे। नतीजा ये होगा कि लोग एक मरतबा फिर आम सफर करेगी, जो पाकिस्तान में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन हसन बख्श साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ एक चलन ये है कि जब आप एक इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन आता है तो वो एंड कंज्यूमर पे उसको ट्रांसफर करती है, पास ऑन करती है। लेकिन ये अगर इनकम के ऊपर टैक्स है तो अगर वो ज्यादा यानी उसका जो बर्डन है वो कीमत बढ़ा देगा अपनी प्रोडक्ट की। मिसाल के तौर पर सीमेंट की एक बोरी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो एंड में उनकी इनकम में इजाफा होगा, और अगर इनकम उनकी बढ़ेगी तो इनकम के ऊपर टैक्स देना है, और अगर वो कम रहेगी तो इनकम पे कम टैक्स होगा। तो आप नहीं समझते कि इससे असूली तौर पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए? आप आज दिन है जुमेरात, जुमे का दिन है। जुमेरात के दिन के सीमेंट की और स्टील की कीमतें मालूम कर लीजिएगा, यानी कल जो गुजर गया, और आते का पीर को या मंगल को मालूम कर दीजिएगा। हर चीज में आप ये समझें तकरीबन सीमेंट में 50 रुपए बैग का या 40 रुपए बैग का फर्क होगा, और स्टील में 5 से 10 हजार रुपए टन का फर्क होगा, क्योंकि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं। मोनोपोली, कंपटीशन करते नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर जगह कार्टेल्स बने हुए हैं, और कंज्यूमर इस वक्त एक कंज्यूमर बेबस है। देखिए, अगर मुझ पे भी डलेगा मैं भी पास ऑन करूंगा ना। मुझे अंदाजा है कि कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है इस वक्त। ऐसा लगता है ये बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट। एक जमाने में हम पिक्चर देखते थे ना कि आदमी घोड़े पे आता है, उतरता है, फायर करता है और चला जाता है। देखिए ना, मुल्क मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस पे जिनको अल्लाह ताला दौलत से नवाजा है उनसे हम ये कुर्बानी मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा क्या है, मैं आपको सुनवा देता हूं सुपर टैक्स का ऐलान करते हुए, ताकि वाज़ेह हो जाए कि कुर्बानी देनी है सर, मुल्क के हालात खराब है। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स गुर्बत को, मैं खत्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर। और इनमें ये शोबे शामिल हैं: सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 2000 अरब रुपया साल का जो टैक्स है मुख्तलिफ मदाद में वो गायब हो जाता है। टैक्स लगा है मगर टैक्स नहीं मिलता। इट इज नेवर टू लेट। इसके अलावा केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। आपने सुन लिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, जरा ये बताइए आप इस टैक्स को कैसे देखते हैं? जिन लोगों को शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो बहुत पैसे कमाते हैं वो अपनी नेक कमाई में से अगर थोड़ा सा हदिया दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? It's always a pleasure to be on your show. अस्सलाम वालेकुम to everyone. देखें, मैं ये हुकूमत जहाँ पे गलती कर रही है ना, वो ये है कि वो नैरेटिव को सही सेट नहीं कर पा रही। इससे मेरा मतलब ये है कि लोगों को बताए कि चाइनीज़ मनी जब नहीं आई थी तो 8 अरब डॉलर के करीब हमारे रिजर्व्स की पोजीशन थी। हमारा खसारा आप जिस तरह भी लें, 4,500 लें, 5,000 लें, 5,600 इन्होंने कहा, वो हर सूरत में फिर भी जो मालियाती खसारा है वो बढ़ा हुआ था। हमारी इन्फ्लेशन 28% पे रन कर रही है। अभी SPI का नंबर आया है, वो फिर 28% आया है। इन्फ्लेशन दुनिया भर में हो रही है, हम उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं। LNG की कीमत $40 है दुनिया में, हम $13 के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए बैठे हैं। ये है वो पिक्चर बोथ डोमेस्टिक एंड लोकल जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर इसमें अब कोई ये मुझे कहे कि जो इंसान हाई नेटवर्थ है पाकिस्तान में, या जो कंपनी मतलब 30 करोड़ रुपया मुनाफा कमाती है, इनकम कमाती है, नॉट कि वो रेवेन्यू कमाती है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहिए। So I think the affluent class has to really understand this country has done more for them than it has for the non-affluent class. तो सिंपली ये टैक्स लगाया है। ये चूँकि आपकी इनकम पे टैक्स है तो मैं नहीं समझ सकता कि सीमेंट की बोरी, हाँ मतलब करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है तो आप ज़रूर बढ़ाएं, या स्टील की कीमत जो भी अभी बात हुई। वरना तो ये जो इस वक्त इनकम है, वो जो नेक्स्ट ईयर अगर वही इनकम आती है तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक बात यही की गई है। ये क्यों की गई है? इसलिए की गई है कि हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत कम है। इसका बिल्कुल इसकी दूसरी साइड जो है, सो मेरी जो कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि एफ्लुएंट को देना है, जो आसानी से लिया जा सकता था उन पे लगा दिया गया है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल एस्टेट अंडर टैक्सड है, एग्रीकल्चर अंडर टैक्सड है, होलसेल अंडर टैक्स है और रिटेल सेक्टर अंडर टैक्स है। तो जहां हमने लगाया ठीक किया, बाकियों को एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो फिर अगला सवाल होना चाहिए ना कि नए शोबों को टैक्स नेट में लाने की बजाय एक आसान हदफ ढूंढा जाता है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनसे ही मजीद टैक्स लिया जा रहा है। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, बाकी ऐसे शोबे या रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। अली गौर बलोच साहब, ये क्या फॉर्मूला है कि जो टैक्स दे रहा है उससे मजीद टैक्स लें? ये अल्टीमेटली उसूलन नहीं भी आना चाहिए। अगर इसका इम्पैक्ट, तो अभी हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के आबाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, वो ये कहते हैं कि लाजमी तौर पर सीमेंट की बोरी महंगी हो जाएगी और सरिया महंगा हो जाएगा, ये पास ऑन होगा एंड कंज्यूमर के ऊपर। कैसे रोकेंगे आप इसको? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी रेलिवेंट बात की है। सूरत-ए-हाल ये है कि जाहिर है जो इसमें फोकस रखा गया है, और आपने तो फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ना है, टेक्सटाइल का जो हब है। जी इंशाअल्लाह ताला हमेशा ही फैसलाबाद से कॉन्टेस्ट किया और हमेशा ही अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। देखिए, बात ये है कि जो इसमें मेन जो चीज थी, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी इस चीज को तमाम मुकातबे फिक्र से और अपने तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जिस चीज के ऊपर बात हुई थी कि वो लोग जो कि जिनको हम मुखय्यर हजरात समझते हैं, जिनको साहिब सरवत और साहिब इस्तिताअत लोग समझते हैं, हमारे मुल्क का बहुत सारा तबका वो है जो जिनकी इनकम लो इनकम है और पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और बाकी वो एक मिडिल क्लास आ जाती है जो कि ऑलरेडी जो है वो भी अंडर प्रेशर काम करती है। तो वो तबका जिनके पास जिन बिजनेस स्टैब्लिश हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिनके पास पैसा है, उनके ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया गया है।
ताकि वो अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वो अफोर्ड करते हैं। और जो सही बात है और ऑन मेरिट बात है, जिसके ऊपर मेरा तो ख्याल है कि हमसे ज्यादा आप जैसे मीडिया के दोस्तों ने और साथियों ने जिसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है या डिस्कस किया जाता है, वो ये है कि ये लोग जिनको कोई टैक्स देना चाहिए ये उतना टैक्स नहीं देते जितना कि इन तबकात को देना चाहिए। नहीं, लेकिन सही है सर, मुझे ये बताएं ना, ये बताएं अली गौहर बलोच साहब के साहिब सरवत तो बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं वो भी है ना साहिब सरवत, तो क्यों निकाल दिया इस बजट में जो जिम्मेदारों को या एग्रीकल्चर को टैक्स में से? और रिटेलर्स भी तो बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जिनके जो साहिब सरवत है उनको क्यों शामिल नहीं करते? टैक्स नेट में इजाफा क्यों नहीं करते? देखें, नहीं टैक्स नेट से नहीं निकाला गया। बहैसियत मेरी अपनी फार्मिंग है, मैंने पिछले साल भी अपनी फार्मिंग के ऊपर टैक्स दिया और जिम्मेदारों को आप शहबाज शरीफ साहब ने अभी ऐलान किया था कि एग्रीकल्चर को जीरो टैक्स कर रहे हैं, मुस्तस्ना कर रहे हैं। नहीं, जीरो एग्रीकल्चर को जीरो टैक्स से आप और मुराद ले रहे हैं। एग्रीकल्चर को जीरो टैक्स से मुराद ये है कि जो इंपोर्ट होता है बाहर से सीड्स हो रहे हैं, और इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उन पर ड्यूटी जीरो की गई है। फिर उसके साथ साथ जो बाहर से मशीनरीज आती थी उन पर ड्यूटी जीरो की गई है। एग्रीकल्चर इनकम पर 5% टैक्स है जो जिसके ऊपर हम हर साल टैक्स से अपने जब वो शर्त जो मैंने अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो की थी मुझे उस पर मैंने पिछले साल भी टैक्स दिया। और इंडस्ट्री पे सर 39% टैक्स हो गया है। और ये साहब कि अगर तो आप अनाउंस करते हैं कि हम इसको किस मकसद के लिए ये इजाफी टैक्स लगा रहे हैं और ये 39% हो गया अब इंडस्ट्री के ऊपर, पहले तो ये बताइए कि क्या ये जस्टिफिकेशन काफी है कि जी चूंकि ये पहले से ज्यादा कमा रहे हैं इसलिए इन्हीं पर और बोझ डाल देना चाहिए? और फिर ये कि अगर आप उसको अनाउंस करते हैं कि इसका मकसद क्या लगाने का, तो वो फिर लेवी हो जाती है और उसको फिर पार्लियामेंट से और दोनों जो ऐवान है उससे मंजूर कराना पड़ता है। तो ये सिर्फ ये कहकर के जी ये सुपर टैक्स है, इसका ये नाम देकर और उसका कोई मकसद ना बताना, आप कैसे देखते हैं इस अमल को? देखिए, मेरी एक उम्र गुजरी है इन्हीं ऐवानों के अंदर। मैंने पाकिस्तान में ये पहला तमाशा देखा है कि बजट पेश हो चुका है और टैक्स लग रहे हैं। यानी आप का असेंबली के अंदर बजट पेश है, फाइनेंशियल बिल आने वाला है और आपकी प्लानिंग का आलम यह है कि आप कहलाता टैक्सेशन सिस्टम 15 दिन के लिए लगा रहे हैं। क्या ये 30 जून को खत्म हो जाएंगे टैक्स, या उस बजट में कॉर्पोरेट होंगे? ये प्लानिंग है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है टैक्स के ऊपर सूरत हाल ये है, कोई छेड़ना नहीं चाहता उन लोगों को कि जो वाकई इस काबिल हैं। शोर मचाया जाता है कि जी इतने हजार सुनारे हैं और उसमें से 40 सुनारे हमको जनाब सिर्फ टैक्स देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो 3 मरले वाली दुकान को ये कर लेते हैं वो करते हैं, हम फिक्स टैक्स दे देते हैं। मैं और असद जो है वो अपनी इनकम के ऊपर गिन के टैक्स देता है। आपका जो कटता है आप फिक्स देते हो, नहीं देते हो ना, मैं भी कटता है ऑन द। लेकिन एक दुकानदार जो कि पान शॉप रात को लेकर निकलता है 10 लाख रुपए की आमदन जो है, उसको आपने उसकी 1.5 मिलने की भी जमीन भी नहीं है, उसको आपने फिर क्यों नहीं देते? दे आर देयर वोटर्स। ये इनकी बात नहीं कर रहा, सबके वोटर्स हैं वो। हाल रोड का इतना खोखे वाला वोटर है। मैं उस दिन एक जगह गया, उसके ऊपर वो जो मोबाइल के लगाने वाला, मैंने कहा तुम्हारी खोखा था, मैंने कहा कितनी तुम्हारी अपना इसकी किराया? कहता 1.5 लाख रुपया महीना में किराया देता हूं। और उसको आप क्या देंगे? वो तो टैक्स से एग्जैम्प्ट है, उसको तो आपने साइज मापा हुआ है। आपको डाटा गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से पड़ा हुआ है इनके पास, नाजरा का टैक्स, कि किसने कितना एयर ट्रैवल किया, किसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, किसने कितना बिजली का बिल दिया, किसने कितना दिया। आपने क्या किया है? आपने उनको जो 20 लाख के करीब बंदे हैं उनको टैक्स नेट में लाया? कोई नहीं। एक बात तो यह है। दूसरा, ये इनकम टैक्स की बात करते हैं कि इनकम पे लगाया गया। पहली बात तो यह है कि आपका टोटल 12.5% है डायरेक्ट इनकम टैक्स। ठीक, उस 12.5% में जो 10 करोड़ से ऊपर होंगे या 20 करोड़ से ऊपर होंगे वो तो 1% 2% भी होंगे। उनकी इनकम, उस इनकम को भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या करके, आप तो सोचे मैं कभी आपके सामने रख दूं कि कितना इनकम टैक्स देते हैं तो आप खौफनाक तरीके से 5 तरह से जमीन निकल जाए कि ये पूरी की पूरी लिबर्टी मार्केट के लोग जो इनकम टैक्स देते हैं वो उससे तो लिबर्टी मार्केट में सिर्फ एक आदमी शॉपिंग कर सकता है। ठीक, उस शॉपिंग भी पूरी तरह ना कर सके। जिस तरह टेक्सटाइल आप तो उसमें से आप 10% आप क्या निकलेगा उसके अंदर? और वो क्या कहते हैं, आप वो आगे नहीं ट्रांसलेट नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान में वली अल्लाह बैठे हुए हैं जो ट्रांसलेट नहीं करेंगे?
आप इनकम सेस करते हैं, आप ये तो 35 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंट्री, वो तो 3 साल का था। लेकिन सर तो मसला ये ना कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं था। जी जी बिल्कुल सही है सर औरिया साहब, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं मेरी बात सुनिए, आपने बजट पेश किया है, आईएमएफ की शराइत आ गई ना सर। टैक्सेशन जी टैक्सेशन टैक्सेशन चंदा मांगना नहीं है, टैक्सेशन चंदा मांगना नहीं है। चंदा मांगने के लिए तो ईजी को बिठाओ प्राइम मिनिस्टरशिप की उसकी कुर्सी पे ऊपर। चाहिए ये शहबाज शरीफ साहब का मैं आलिया साहब आपको सुनवाता हूं। क्या करें, आप ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, एक ऐसी छोड़ के गए हैं कि आईएमएफ के पास ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, जो खुदा ना खास्ता हुकूमत के मुताबिक, और आईएमएफ के पास जाना है तो उनकी शराइत माननी पड़ रही हैं जो आपने तय की थी। क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, जरा सुन लीजिए। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है और इस हवाले से उनकी जो ताखीरी जो हरकत थी, जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इकदामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। आईएमएफ के साथ जो गुफ्तगू हुई और जो शराइत मानी जा चुकी हैं, और अगर मजीद कोई आईएमएफ की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा अब उनसे मुआहदा हो जाएगा। जो करना पड़ा है आईएमएफ की वजह से करना पड़ रहा है, 7,000 का टारगेट रखा, 7400 करना पड़ा। आलिया साहबा क्या कसूर है हुकूमत का? बारूदी सुरंगें तो आपने बिछाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब। असद साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती भिखारी वजीर आजम कौन सी किताब का मुताला करते हैं और ये क्या कहकर आते हैं। आज उनकी एक स्टेटमेंट की वजह से आपको पता है पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। विद इन आवर्स वो मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिर गई है। ये तो इनकी हालत है और पूरी दुनिया उनको समझा रही है खुदा का वास्ते स्टेटमेंट्स तो आप सही दिया करें। और यही स्टेटमेंट है, पहले इन्हें IMF से इस पर भी डांट पड़ चुकी है, जिसके बाद ये पूरा यू टर्न ले चुके थे कि जी हम जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, और आपने भी देखा है कि कुछ अर्सा पहले जो ये कहा जाता था पेट्रोल की प्राइसेस IMF के मुआहदे की वजह से बढ़ी हैं, अब पूरा यू टर्न लेकर मिफ्ता इस्माइल और भिखारी वजीर आजम क्या कह रहे हैं, वो तो आलमी मार्केट की वजह से। सो इनकी किसी स्टेटमेंट का तो अब कोई एतबार है ही नहीं और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। 2 जून को मिफ्ता इस्माइल साहब एक ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि चाइना से हमें $2.3 बिलियन का हमारा एग्रीमेंट हो गया और बस हमें पैसे आ ही रहे हैं। सेम ट्वीट कॉपी पेस्ट करके कल वो दोबारा कर देते हैं। आप मुझे ये बता दें यहाँ हो क्या रहा है। आज वो कह रहे हैं कि उसके रिलीज हो गए हैं पैसे। अब मैं जरा ये जो हम तो जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे ना, उनको तो ये इन्होंने, अब मैं तो कहती हूँ सब छोड़ दें, हमने बिछाई थी, इन्होंने तो खुशी से उस पर पाँव रखा है। हमारी तो चलती हुई हुकूमत को इन्होंने गिराया, तो फिर ये तो खुद शौक से इधर आए हैं, फिर ये किस चीज़ के ऊपर यहाँ आकर चीखें मारे हैं। आए काम करें, आप तो मईशत बचाने आए थे। और वही बारूदी सुरंगे जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये खुद मान चुके हैं कि हम क्या करे थे और क्या नहीं करे थे। मैं 1 मिनट में आखिर में वो बताऊंगी, लेकिन इनकी मुल्की तबाही के जो 10 हफ्ते हैं ना, जरा मैं वो ये बता दूं। $16.2 बिलियन के आपके रिजर्व थे। आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो $8.2 बिलियन के आपके रिजर्व्स हैं, यानी आज फिर बढ़ गए 16.2 अरब के फिर हो गए आज। सिर्फ एक सेकंड देखिए जी, कहाँ से हो गए 16.2 अरब के हो गए। अभी तो वो टारगेट नहीं मीट कर पाए जो PTI अपने जाते वक्त छोड़ कर गई थी। SPI हम 11% का छोड़ के गए थे, आज का जो डेटा है वो 28.2% का है। पेट्रोल की प्राइसेस 56% इजाफा, डीजल की प्राइसेस 70% इजाफा, गैस की प्राइसेस 45% इजाफा, बिजली की प्राइसेस 35% इजाफा, और मोबाइल कारखाने बंद हो गए, LCs उनकी खुल नहीं रही हैं। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उन्होंने अपने 30,000 तक लोग उन्होंने अपने ले ऑफ कर दिए। ये आकर हमें क्या सुना रहे हैं। बजट के ऊपर इन्होंने सिर्फ 15 दिन के अंदर 2 और मिनी बजट पेश कर चुके हैं। हर बजट की क्लॉज के अंदर इन्होंने लिखा है प्रोविजन, यानी IMF मंजूरी वही तो बता रहे हैं कि IMF से बार बार शराइत आ जाती है ना। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो कहा है कि अगर अभी भी कोई शर्त आ गई तो उसको भी सुनना पड़ेगा, ये मामला और भी लटक सकता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आज मार्केट क्यों गिरी, आपने जिक्र भी किया, इसकी क्या सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है ये इसकी वजह है? क्योंकि कल तो डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपया बेहतर हुआ, तो आज मार्केट बेहतर खुलनी चाहिए थी। वजह क्या हुई? और इसके साथ साथ जो चीन से $2.3 अरब मिले हैं, इससे कितना इस्तेहकाम आएगा, कितने अरसे के लिए आएगा? ये मैं दोनों सवाल रखता हूं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब के सामने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आलिया साहबा, अगर इजाजत दीजिए मैं सिर्फ एक सवाल डॉक्टर खाकान के सामने रख के आपके पास वापस आ जाता हूं। डॉक्टर खाकान साहब, आज मार्केट क्यों गिरी? क्या सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट या जो सुपर टैक्स लगाने का ऐलान है ये इसकी वजह बनी है, या वजह कुछ और भी है? साइंस तो ये थे कि आज मार्केट बेहतर खुलनी चाहिए थी, कल रुपए में इस्तेकाम आया और खबरें ये थी, बल्कि आज तो कुछ लोग ये कयास भी कर रहे थे कि ये कुछ दिनों में डॉलर 190 तक आ सकता है। दूसरा ये कि चीन से जो 2.3 अरब रुपए मिले हैं, अरब डॉलर मिले हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा मईशत के ऊपर? देखिए, जब रूपी में बहुत सी टेल विंड्स आ रही थी, एक तो ये था कि आईएमएफ के प्रोग्राम पे प्रोग्रेस जो है वो आईएमएफ ने खुद अनाउंस की कि हम बजट के जो खदोखाल हैं उनके करीब हैं एग्रीमेंट के। उसी के तनाजुल में आज बजट की क्लोजिंग स्पीच जो है आपने देखी। जस्ट फॉर एवरीवन्स क्लैरिटी, जो प्रोविजनल बजट इसलिए प्रेजेंट हुआ कि बजट से पहले आईएमएफ से तय कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो तय नहीं हो सका तो बजट प्रोविजनल रखा गया और उसकी कंफर्मेशन आफ्टर आईएमएफ्स एग्रीमेंट जो है ऑन द बजट हुई और आज बजट आया। अब जो 2.3 बिलियन डॉलर आया है, देखें, इसलिए इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, बिकॉज 8.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे हमारे पास, और हमारी ये इंपोर्ट्स को 1 महीना और चंद दिन को कवर कर रहे थे, और जून इज़ अ वेरी हैवी मंथ। एक हफ्ते में हमने जो पिछला हफ्ता गुजरा उसमें 748 मिलियन डॉलर, 748 मिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व्स की पोजीशन वीकन हुई। सो इस वक्त 2.3 बिलियन डॉलर इज़ जस्ट अ लाइफ लाइन। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, ये 2 दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए कहा है कि ये रकूम की ज़रूरत है टू स्टे अफ्लोट। मैं तो डिफ़ॉल्ट का वर्ड कभी भी नहीं यूज़ करता, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो। चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग ही है जब तक कि आईएमएफ का मुआहदा नहीं हो जाता। अगर किसी को डाउट है तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी है, ऑल रोड्स गो टू आईएमएफ। और मेरे ख्याल में ये मुआहदा मार्च में हो जाना चाहिए था, अप्रैल में हो जाना चाहिए था, मई में हो जाना। जितना डिले करते आए हैं उतनी क्या ही ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब के बेहतर शराइत पर हो सकता था? अभी भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर मजीद उनकी शर्त ना आई कोई तो ये जो है वो अप्रूव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने सरेंडर किया है, कुछ शराइत मनवाई जा सकती थी, या सही हुआ है? असद, किसी दिन आप मेरे साथ 1 घंटे का प्रोग्राम रखिएगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है क्या। इसके बारे में पाकिस्तान में इतने मिसनोमर्स हैं, और मैं ये इसलिए गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम अपनी हिस्ट्री में कंप्लीट किया है जो पीएमएलएन के अंडर 2016 में हुआ था। वो प्रोग्राम फोकल किया था मैंने आईएमएफ के लिए, पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जब पीटीआई भी आई और ये प्रोग्राम साइन हो रहा था तो तब भी मैं टेबल पे मौजूद था, एंड इसको हमने कंक्लूड किया सो दैट वी, ये शराइत की बात नहीं है। आई डोंट लाइक दिस वर्ड शर्त। होता यह है कि आप एक मैटर ऑफ निगोशिएशन करते हैं। अगर आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, तो आप अच्छे टैक्सेशन के प्रपोजल सामने लेके जाएंगे। तो आगे भी जो 11 PhDs बैठे होते हैं, तो जब आप उनसे निगोशिएट करते हैं तो आपको उनको कन्विंस करना चाहिए कि मिडिल इनकम पे टैक्स उठाना एक अच्छी चीज़ है, ये नॉन इन्फ्लेशनरी है। हाई इनकम को टैक्स करना एक अच्छी चीज़ है, ये वक्त की ज़रूरत है। टैक्स को ब्रॉडन करना, रिटेल को करना, एग्रीकल्चर को करना, ये एक अच्छी चीज़ है। शराइत की बात नहीं है। इट इज़ अ ये मैटर बता ऑफ दीजिए डॉक्टर साहब निगोशिएशन। के, मैं फिर आगे बढ़ूं, ये बता दीजिए कि आज मार्केट क्यों गिरी है? मार्केट इसलिए गिरी है कि मैं अगेन कहता हूं कि नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा। एक तो नैरेटिव, जिस तरह सुपर टैक्स की शायद अनाउंसमेंट आई, तो सुपर टैक्स क्या है? एक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, इस वक्त वो 29% है, 29% है, ठीक। उसको जो आई थिंक 10 करोड़ कमाता है उसके लिए 3% बढ़ा के 31% कर दिया गया है। जो ज़्यादा कमाता है उसको 39% कर दिया गया है, और 1 साल के लिए किया गया है। इसकी अनाउंसमेंट को शायद मार्केट जो है वो समझ नहीं पाई कि ये हमारी इनकम्स पे लग गया है, ये हमारी रेवेन्यू पे लग गया है। आई थिंक देयर वाज अ डिसलोकेशन हुई है मार्केट की, बिकॉज एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन रह गया है। जब मार्केट ये समझ आएगी कि ये कॉरपोरेट इनकम टैक्स है, ये हमारे फाइनल इनकम पे लगा है, ये 1 साल के लिए है, ये उठा दिया जाएगा, और फिर समझेगी मार्केट के मुल्क किस नहज पे है। यू आर द मोस्ट चैलेंज एवर। और मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ। इवन व्हेन आई वाज नॉट इन द कंट्री तब भी देखा करता था। ये इतना चैलेंजिंग टाइम आ गया है, उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक, इकोनॉमिकली तो हम चैलेंज हैं ही हैं, पर हमारी एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी साथ साथ चल रही है।
ये कपल हो गई है एक ग्लोबल डिस्टर्बेंस से कि ग्लोबल एक रॉट चल रहा है दुनिया में, दुनिया की इकोनॉमीज को स्लो किया जा रहा है, कमोडिटी प्राइसेस। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं असदुल्ला साहब, फिर आप आगे चले जाइएगा, मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप फिर कहेंगे कि ये तो डॉक्टर साहब नीचे चला गया था। $112 पे ब्रेंट फिर वापस आ गया है, कल $109 पे ट्रेड कर रहा था। इतनी अनसर्टेनिटीज, इन तीन को देखते हुए हमें इस तरह फूंक फूंक के कदम रखना है कि हम इसमें से अनस्केथ्ड गुजर जाएं। जी बिल्कुल सही है। आलिया साहब ये बताएं कि अब हुकूमत की मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, वो कह रहे हैं खुदा सियासत कुछ अर्से बात कर लीजिएगा, आइए पहले मिलकर मईशत को बचा लेते हैं। खुदा ना खास्ता, आप डॉक्टर साहब कहते हैं मैं दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये लोगों के जहनों में ये लफ्ज़ बार बार सुनने के बायस आ रहा है और वो ये खदशात को जन्म दे रहा है। क्यों नहीं आप ये सियासी उधार जो है कुछ अर्से बाद चुका लेते और आज बैठ के मईशत पर एक कंसेंसस डेवलप कर लें, ताकि कम से कम लोगों की गैर यकीनी खत्म हो, एक स्टेबिलिटी आए और मार्केट कुछ तो चले। अच्छा, मैं बड़ी हैरान कुन बात आपने की है, और मुझे उससे पहले डॉक्टर साहब जो ये बात कर रहे थे, क्यों अवाम के सामने सच क्यों ना आने दे, इतना ऑप्टिमिस्टिक होने की क्या ज़रूरत है। एक मुल्क जो जा रहा था 32 अरब के एक्सपोर्ट के ऊपर, 31 अरब के रेमिटेंसेस के ऊपर, टैक्स कलेक्शन उसकी 6200 अरब जा रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 29% से उसकी बढ़ रही थी, इकोनॉमी का हुजम 323 से 383 अरब डॉलर का हो रहा था, ग्रोथ 2 साल से 6% की हो रही थी। आपने ऑल ऑफ अ सडन 10 हफ्ते के अंदर उस मुल्क को तबाह करके रख दिया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सियासी स्कोर सेटल कर रहे हैं इनके साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही हम ऑप्टिमिस्टिक हैं या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सुबह से ट्विटर के ऊपर अपनी ट्वीट्स किए जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि आपने खोल दिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को। मैं ये अभी एक पढ़ रही थी, एक ट्वीट थी सीईओ की तरफ से, ये एक इंडस्ट्री के हैं, अब मैं यहाँ कोट नहीं करना चाहती कौन से हैं, उन्होंने कहा जी आप ये जो टैक्स लगा रहे हैं ना इंडस्ट्री के ऊपर, इट्स रिग्रेसिव, इससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आप कर नहीं कर सकेंगे। और वही बात जो औरिया मकबूल साहब कर रहे थे, मैं उसकी तरफ भी आती हूँ। और ये जो 10% सुपर टैक्स की बात करें, आपको पता है कि कॉपरेटिव इन्वेस्टर टैक्स इस वक्त कहाँ तक पहुंच जाएगा? 55%, that is highest in the region, one of the highest in the world and probably highest in the Pakistan's history। मतलब यहाँ हम आकर बैठकर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं या हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी और सियासत भी हम कर रहे हैं। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इन सारी शराइत के बाद सबको पता था कि हम सितंबर अक्टूबर तक IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे, क्योंकि IMF का मकसद होता है आपकी चीज़ों को रेगुलराइज करना, आपकी टैक्स कलेक्शन को इनहांस करना। कौन सी ग्रोथ आप 2 से 3% के ऊपर ले आए? आपकी टैक्स कलेक्शन हम अगर 8000 पर जा रहे थे, अब ये 6000 भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, ये सारा का सारा शिफ्ट तो आम आवाम पर होगा, वो टैक्स लगाएंगे आम आवाम के ऊपर, एंड प्रोडक्ट जो खरीद रहा होगा। यानी मतलब ये किस तरह की, आपको अगर मिनी बजट हमारा याद है जो हमने दिसंबर में दिया था, जिसमें हमने 70 अरब का बार बार बताया था कि अगर हम फार्मास्यूटिकल के ऊपर लगाएंगे तो फार्मास्यूटिकल को हम सिर्फ एक टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। पर्पस एक ही है। आपने ये क्या करते हैं, ये जीएसटी बढ़ा देते हैं, ये इनकी PMLN का एक ही सोच है, ये हमेशा से ये करते हैं। इनको इकोनॉमी का एक ही फार्मूला है, डॉर्नोमिक्स, और उसने इस मुल्क को तबाह करके रखे है हमेशा। हम कर रहे थे, हम टैक्स के जो टैक्स पेयर्स थे, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हम वो बढ़ा रहे थे, हम उसको ब्रॉडन कर रहे थे, हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेकर आ रहे थे, हम POS का सिस्टम लेकर आ रहे थे, हम हर चीज डॉक्यूमेंट कर रहे थे। ये जो सब्सिडीज की बात कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट के ऊपर वो सब्सिडीज दे रहे थे जो डॉक्यूमेंटेड होती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप आए, आप ऑल ऑफ अ सडन एक अनाउंसमेंट कर दें। और ये मतलब इन्होंने अभी खुद मान लिया कि बजट के ऊपर बजट आ रहे हैं। तो मुझे एक और बात बता दें, क्या सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज इररेलेवेंट, नेशनल असेंबली इज इररेलेवेंट? 70 करोड़ रुपया आपने वहां पर उनके बजट में इजाफा कर दिया, 70 अरब रुपया MNAs के तरक्याती फंड के लिए रख दिया, 150% का आपने एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया। यहाँ पर आप गरीब की चाय भी बंद करा रहे हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं 1 रोटी 4 भाई खाएं, यहाँ पर आप आकर कह रहे हैं चीनी आपने पौना चीनी कर देनी है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग के लिए डॉलर बचाए। ये क्या हो रहा है इस मुल्क
मुल्क सही है, के अंदर चलें, और इन बातों आप का हमें जवाब कह रहे तो हैं कि हम अली गौहर बलोच साहब देंगे। और politics मैंने हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को आप लोग तबाह करें और तबाह कर चुके हैं, और ये अवाम को पता होना है। चाहिए कि 10 हफ्ते के अंदर ये जो तजर्बाकारी ने आपने पाकिस्तान की जो करेंसी है दैट इज वर्स्ट इन द एशिया रीजन राइट नाउ। जी सही है। अच्छा, और ये साहब मसला ये है कि अगर चीन से 2.3 अरब डॉलर की मिलने की खुशखबरी भी मार्केट को इस्तेहकाम नहीं दे पाई, अगर डॉलर का कल मुस्तहकम हो जाना और फिर आज दोबारा खैर गिर जाना, रुपए का मुस्तहकम हो जाना कल, ये भी अगर मार्केट को स्टेबल नहीं कर पाया, और IMF से डील की खुशखबरी जो कल शहबाज शरीफ साहब ने सुनाई थी कि तकरीबन हमने शराइत मुकम्मल कर दी हैं, उससे भी आज मुस्बत असर नहीं पड़ा, तो ये कैसे इकोनॉमी ठीक होगी और कैसे मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बात ये सोच लें कि IMF का पैसा हो या चीन का पैसा हो, ये खर्च करने के लिए नहीं होता। ये वो इतने अरब डॉलर हैं जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। इसकी बुनियाद के ऊपर आपको दुनिया में कर्ज मिलता है, आपको बैंक कर्ज देते हैं, आपको पेरिस क्लब कर्ज देता है, आप बाकी लोग कर्ज देते हैं। वो कर्ज किस लिए देते हैं? IMF के पैसे दे के देते हैं। यकीनन एक चीज है, लेकिन देखते हैं आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। आपने तो घर उजाड़ने पे तुल जाए तो आपको कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देगा और कौन कर्ज देगा? वो क्या कितनी देर कितना इसको उठा लेंगे? आप अपनी किस्त के लिए करते हैं। IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आया 1990s के अंदर। आप मुझे एक मुल्क बता दें जहां का IMF का स्ट्रक्चरल प्रोग्राम के बाद उसने तरक्की की हो। मैंने 10,000 दफा चीख के बोला है कि दुनिया में मुल्क हैं कि जिन्होंने ये तय किया कि हमने IMF का प्रोग्राम नहीं लेना और खड़े होकर डेट से इनकार किया। मैं इक्वाडोर की मिसाल अक्सर देता हूं कि एरिक टुसा जो है, जिसने वहां ब्रसेल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ द डेट, उसको उसने बुलाया रॉल्फ कोरिया ने, और उसने कहा कि द डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। इसको डिफाइन किया, 11 महीने की डेट ऑडिट करवाया, उसके बाद कहा कि हम अपने बॉन्ड विड्रॉ कर रहे हैं। 88% डेट को इलिजिटिमेट डिक्लेयर किया। तमाम लोग बैठे, 81 पे एग्री हुआ। उनके हेल्थ सर ये गैरत, ये एटॉमिक पावर नहीं था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। IMF को कान से पकड़ के बंद निकाल दिया। ये कुछ अर्से पहले की बात है। शौकत अजीज ने जब IMF को कहा है, आपको पता है कि जिस वक्त तुमने जाके बैठ के, ये सारे बैठे हुए थे, इशफाक हुसैन साहब और वो जो क्या नाम था जुबैर साहब और ये लो, और शौकत अजीज जो थे, डिक्टेटर था जो कुछ था। IMF जो थी कुर्सियों से उछल पड़ी थी कि आप यू आर रिफ्यूजिंग अस, बातें करते हैं। मसला सर ये कि किसी को कुछ मसला ये है, पाकिस्तान को एक ट्रेडर्स पैराडाइज बना दिया गया। इंडस्ट्री आपने इसकी तबाह कर दी, एग्रीकल्चर आपने इसकी तबाह कर दी। आपने शुरू से लेकर हालत यह है कि आपकी एक कंपनी जो है सुजुकी आके लगाती है, वो कहती है मैं 5 साल के अंदर जो है वो यहां पर उसके जो पुर्जे हैं वो यहां इस मुल्क में बनाऊंगी। आज 55 साल हो जाते हैं। वो आपका चूंकि वोटर है, आप उसको कहते हैं जा पुत्र जाके ले आ उधर से, ताइवान से जा ले आ, मलेशिया से आके कमा खा, हमें भी दे उसको भी दे। आपकी कितनी गाड़ियां यहां लग चुकी हुई हैं। आपने उसकी फर्नीचर की इंडस्ट्री आपने तबाह की, बाकी चीजें आपने दुबई मॉडल बनाया हुआ है यहां पर। इसलिए कि आपको बाजार के अंदर ट्रेडर्स चाहिए, वो ट्रेडर्स जो मर्जी करते हैं, और उस ट्रेडर्स किसने जो कुछ मुल्क के साथ कर दिए, आप उन लोगों को देते हो कि जिस मुल्क जो रिलैक्सेशन देते हो कि जो इस मुल्क के अंदर 1 मिनट के लिए जरा सा तूफान आ जाए, फैक्ट्रियां उठा के बांग्लादेश ले जाते हैं, फैक्ट्रियां उठा के कीनिया ले जाते हैं, फैक्ट्रियां उठा के किसी और मुल्क में ले जाते हैं, जिनको इतनी भी इस मुल्क के साथ मोहब्बत और तलब नहीं है, और ऊपर से उनसे रिक्वेस्टें करते हैं कि हमारे लिए ये करो। ओ भाई, इधर कोई फिर भीख मांगने वाला ईदी को बनाओ प्राइम मिनिस्टर। टैक्सेशन एक डंडे का काम है। सही है, बिल्कुल सही है। गैर मकबूल फैसले, मजीद मुश्किल फैसले वो करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अली गौहर बलोच साहब के असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि आपने IMF की कितनी शराइत मान ली, सारे उन्होंने फैसले आपसे कराए, टैक्स लगाते गए, और मुख्तलिफ तरह के टैक्स लगाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि IMF मजीद शराइत रख सकता है। सुन लीजिए असद उमर साहब ने क्या कहा, फिर जवाब दीजिएगा। 120 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाने के बाद, 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद, 45% बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद, 47% गैस की कीमत बढ़ाने के बाद, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये सब, और आज सैकड़ों अरबों रुपए के और टैक्स लगाने के बाद आज भी वो ये फरमा रहे हैं अगर IMF ने कोई नया मुतालबा ना किया तो फिर हमारा मायदा हो जाएगा। बहुत सादा अल्फाज में इस वक्त अगर मैं बयान करूं कि क्या सूरत हाल है, IMF ने इनको लम्हा पा दिया। 120 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाने के बाद, 45% बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये सब, और आज सैकड़ों अरबों रुपए के और टैक्स लगाने के बाद आज भी वो ये फरमा रहे हैं अगर IMF ने कोई नया मुतालबा ना किया तो फिर हमारा मायदा हो जाएगा। बहुत सादा अल्फाज में इस वक्त अगर मैं बयान करूं कि क्या सूरत हाल है, IMF ने इनको लम्हा पा दिया।
अली गौहर बलोच साहब, क्या ये स्टेटमेंट का मतलब है अभी और आईएमएफ की शराइत आ सकती हैं? अभी आप बजट पेश करने के बाद भी आईएमएफ की शराइत को पूरा करने में लगे हुए हैं, हालांकि ये निगोशिएशन सारी बजट से पहले हो जानी चाहिए थी। असदुल्ला खान, बात ये है कि जिस तरह से नॉन स्टॉप आपने जो है वो आलिया हमदा साहबा को बोलने दिया, और जो फिर उन्होंने एक रटी हुई तकरीर करनी होती है और मतलब गलत फिगर कोड करने, गलत मसला ये है कि आप हुकूमत है ना सर, अब आपसे काउंटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। देखे नहीं काउंटर, इसलिए आप इसको वेलकम किया करें। काउंटर क्वेश्चन आप उनसे नहीं करते ना जो इस मुल्क की तबाही करके गए हैं, उनसे आप नहीं, मैं करता हूँ, नहीं करते। देखें नहीं, उनसे भी करते हैं। आप मुझे भी जरा थोड़ा सा आर्ज करने दें। देखें, मकबूल साहब जाहिर है कि वो एक सीनियर साफी हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, उनका तो खैर अपना तबसरा, मैं उस पर तो नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन मैं आलिया हमदा साहिबा की खिदमत में ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जिस मुल्क को आपने 4 साल ना सिर्फ तबाही के दहाने पे पहुंचाया बल्कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया मुआशी तौर पर, ये आकर हमें सिखाएंगे जिन लोगों ने डॉलर 115 से लेकर 190 रुपए के करीब छोड़ा, ये हमें सबक देंगे कि मईशत किस तरह से चलती है। जिन लोगों ने जो जिम्मेदार को यूनिट हम 5 रुपए का देते थे वो इन्होंने 20 से 25 रुपए तक वो यूनिट पहुंचा दिया, ये हमको सबक देंगे कि हमने मईशत किस तरह से ठीक करनी है। जिन लोगों ने 2400 रुपए की खाद की बोरी 10,000 रुपए तक पहुंचाई, ये लोग हमें मईशत पर आकर सबक सिखाएंगे कि हमने मईशत तबाह कर दी है 3 महीनों में। मकसद ये है कि ये 4 सालों में मईशत तबाह नहीं हुई और 4 महीनों में मईशत तबाह हो गई है। ये 4 सालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, 4 महीनों का जवाब ये मांगने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए। मकसद ये है कि अगर कोई एथिक्स हो, अगर कोई इसमें कोई मतलब है कि मुस्बत रवायात हो, तो आज इनको तो खड़े होकर लाइन में लग के कौम से माफी मांगनी चाहिए थी। अगर असद उमर साहब इतने ही बड़े अरस्तू थे तो इनसे मेरा एक ही सवाल है कि इस अरस्तू साहब के होते हुए 4 वजीर खजाना क्यों बदलने पड़े? मतलब अगर ये अरस्तू थे और ये सब कुछ ठीक कर सकते थे तो फिर किराए पे लेकर कभी पीपल्स पार्टी के दौर में जो वजीर खजाना थे, कभी एक को ला के ट्राई की, कभी 2 को लाई, और 10 साल इमरान खान इसको अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाकर ये ऐलान करते रहे, पूरी अवाम को दिखाते रहे कि ये अरस्तू जिस दिन वजीर खजाना बनेगा उस दिन पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला डॉलर को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी, ये सवाल मुझे डॉकान साहब के सामने रखना है। और कि जब आईएमएफ से पैसे यहां पर पाकिस्तान में आ जाएंगे तो बेहतरी कितनी होगी। दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर खाकान, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई और फॉर्मूला है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बतौर माहिर मुआशियात, वो कैसे देखते हैं? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुशामदीद डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये बताइए कि आप अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र कर रहे थे कि वो मामला को बेहतर नहीं होने दे रही, इसका इम्कान भी नजर नहीं आता कि तहरीक इंसाफ हिस्सा बन जाएगी मुज़ाकरात का और एक मईशत के हवाले से कम एक पेज पर आ जाएंगे। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई और फॉर्मूला है हुकूमत के पास इकोनॉमी को ठीक करने का या इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने का? और क्या जो IMF से डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में उससे कितनी बेहतरी आएगी? देखिए सर, इस वक्त ऑल रोड लीड्स टू IMF। PTI भी जो थी वो IMF के साथ ही कोशिश कर रही थी कि माहिदा हो जाए, PMLN भी कोशिश कर रही थी, दोहा में हो जाता, नहीं हो सका, बजट से पहले हो जाता, नहीं हो सका। जितना भी डिले हो रहा है, अनसर्टनिटी मार्केट्स में रह रही है। सो पहले ये अभी भी MEFP क्लोज नहीं हुआ। MEFP वो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज़, चले मैं आसानी से कह देता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शेयर होगा पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान उसको पढ़ेगा और फिर हम उस पर मूव करेंगे। सो अगर अर्ली जुलाई में आई एम होपिंग कि ये क्लोज कर लें, उससे बहुत सी अनसर्टिनिटी चली जाएगी। जैसे औलिया साहब फरमा रहे थे, इससे हमारे डोर्स खुल जाएंगे। इवन अब आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ ने आपको क्या कहा है, देखें बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सपेक्टिव अपना, सब जो टेबल पे इस वक्त मौजूद हैं, वो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ये है कि सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और एमिरेट्स सब ने आपको ये कहा है कि आप प्लीज़ अपने मामला IMF से दुरुस्त रखें तो हम आपको पैसे देंगे। सो हमें उनसे इस वक्त डॉलर्स क्यों लेने हैं, वो डिपॉजिट ही है, ये भी बात ठीक है, बट जब मेरा डिपॉजिट आएगा और मेरे स्टेट बैंक के रिजर्व्स 12, 13, 15 बिलियन पे जाएंगे, रुपी को भी दोनों साइड्स मूव करने की गुंजाइश मिलेगी।
और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये बहुत आज ओवरवेलमिंग आ रहा है कि सिर्फ ये इन पे कॉर्पोरेट्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब हमें दिखाई देना चाहिए कि ट्रेडर्स पे भी टैक्स बेस बढ़ रही है, रियल एस्टेट पे भी बढ़ रही है, होलसेलर पे भी बढ़ रही है, और हम 7th NFC के बाद राइट सर, मैं बात का मैं चाहूंगा चाहूँगा कि बाकी मेहमान भी मुख्तसरन अपनी राय का इजहार कर दें। और ये साहब कैसे बेहतरी आएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने 2 दिन से तजवीज़ दे रहा हूं कि 26,000 अरब जो है आपका इंटरनल लोन है, ना सारा आपने बैंकों से लिया हुआ है। नेशनल इमरजेंसी नाफिज करें, बैंक नेशनलाइज करें, और बैंक नेशनल अभी इंडिया के अंदर सूरत हो रही है, उसका इंपैक्ट की सूरत बन रही है। कम से कम इस कर्जे से जान छुड़ाएं। मेरा पैसा है, आप खर्च तो वैसे ही रहे हो, आप कम से कम और कुछ नहीं, कम इससे तो निकलेंगे ना आपके, लेकिन कोई नहीं करेगा। अली गौर बोई साहब का अपना फैसला बात करे, बैंक वाले इनसे नाराज हो जाएंगे, भाई वो मेरा बैंक तुमने कर दिया, फला कहेगा मेरा। हर पार्टी का, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने किसी पार्टी का नाम लिया। आप बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइज करें, इससे कम से कम निकलें। इंटरनेशनली थोड़ा सा बताएं कि हम लोग नहीं डेट जो है उसको नहीं देना चाहते, हम उसको ऑडिट कर रहे हैं। सही है। आलिया साहबा, ये हुकूमत तो अब मुतमईन है कि उन्होंने ये मुश्किल फैसले किए, इसको निपटा कर जाएंगे और वक्त पूरा करेंगे, तो अब आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट कहां जाएगी और आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? इकोनॉमी कैसे ठीक होगी? असद साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इनका एक एक दिन ना मुल्क को कौम के ऊपर भारी है। ये अभी मेरे भाई बात कर रहे थे ना, ये इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने खुद पेश किया उसको भूल जाते हैं कि उसमें महंगाई की शरह 11% आई है, और खुद इन्होंने 11.2% का टारगेट अपने लिए रखा है, जो अब 28% पे पहुंच गए। फिर इन्होंने कहा था ना हम तो बहुत बुरे थे, तो फिर आप शौकत तरीन को क्यों बुलाकर बिठा रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं कि वो माशियत पर और IMF पर आपकी मदद करे? और इन्होंने कहा बिजली का यूनिट, हम ये 5 रुपए का, मैं इनको याद करा दूं, 17 रुपए पर हम यूनिट छोड़ के गए थे, और आज टैक्सेस के साथ वो यूनिट 35 से 40 रुपए का पड़ा है, और अब जो नया LNG का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो $40 के ऊपर हो रहा है। हम जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, $174 का डॉलर था, आज 208 का। तो ये लोग कह रहे हैं कि ओपन। सही है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आलिया हमजा साहबा, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, अली गौर बलोच और एम गुलजान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।